हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस हेज फंड्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हम देखेंगे, और फिर आपके लिए ये जानना आसान हो जाएगा और ये डिसीजन लेना भी आसान हो जाएगा कि आप किसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड में डिफरेंसेस क्या होते हैं। और हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। आप इसको कैसे बारी बारी हम ये कह सकते हैं कि इनको कैसे फॉलो कर सकते हो ताकि आप भी इनकी राह पे चल के एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कुछ की पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं हेज फंड्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इस हमें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है और किस में हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे की पॉइंटर्स है। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा इन्वेस्टर्स बेस के बारे में, ठीक है। तो जब इन्वेस्टर्स बेस के बारे में जब भी बात होती है, ठीक है, म्यूचुअल फंड देखिए आप 500 से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, 5000 भी कर सकते हो, 50,000 भी कर सकते हो एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो और एक लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, राइट। तो यहाँ पे जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो जिनके पास कम पैसा भी, जिनके पास ज़्यादा पैसा भी है और जो एक स्टडी प्लानिंग करना चाहते हैं, स्टडी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छा फायदा हो सके, ठीक है। वहीं जब हेज फंड्स के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर इतने छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हेज फंड्स में आप देखोगे जैसे जिनके पास 50 लाख है, ठीक है, या फिर 5 करोड़ है, ठीक है, तो उनका जो नेटवर्थ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसा उनका नेटवर्थ होता है, ठीक है। और उनके बेसिस पर उनके ही डिमांड के मुताबिक कस्टमाइज करके यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर भी ट्रेडिंग जैसा ही होता है, बट डिफरेंसेस यही है कि यहाँ पर थोड़े लोअर रिस्क वाले होते हैं, यहाँ पर हायर रिस्क होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर यूजुअली हाई नेट इंडिविजुअल वाले ही आते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स बेस के हिसाब से देखोगे तो ये डिफरेंस आता है दोनों में। अभी हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, सिंपल है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड में आप देखोगे तो एक स्टेडी ग्रोथ चाहिए होता है, स्टेडी ग्रोथ 12 to 15%, ठीक है। मतलब जो मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहा है नियरली आप देखोगे उन्हीं के बराबर इनका काम होता है। तो 12 to 15% का रिटर्न ये लोग एक देखते हैं कि मुझे स्टडीली ऐसे ग्रोथ करना है, ठीक है। लेकिन जब आप हेज फंड्स के बारे में बात करोगे तो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। सॉरी, ठीक है, एग्रेसिव होते हैं। ऑलराइट, सॉरी एग्रेसिव का स्पेलिंग रॉन्ग है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा एक्टिव होंगे और एग्रेसिव, ठीक है, वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। मतलब एग्रेसिव अगर जब मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए सॉरी, तो एग्रेसिव जब मैं बात करूं तो यहां पर जनरली क्या करते हैं कि वेरियस स्ट्रैटेजी वो लोग लगाते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें क्या करेंगे, स्टॉक को बाय करते हैं, ठीक है, कैश में बाय करेंगे। कोई भी स्टॉक है जो उनको एनालिसिस के मुताबिक लगता है कि परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे उसके यूनिट्स बाय करते हैं, ठीक है, स्टॉक्स बाय करते हैं, जिन वहां पर म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा बाय करके उसको इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एग्रेसिव तरीके से ट्रेडिंग होती है जिसमें ऑल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सिर्फ स्टॉक्स एंड बॉन्ड नहीं होते हैं, उसमें डेरिवेटिव्स भी आता है, उसमें करेंसी डेरिवेटिव्स भी आता है, इक्विटी एंड इंडेक्स डेरिवेटिव्स भी आता है, ठीक है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, सारी चीज़ ट्रेड होती है। तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट रिस्की होता है, ठीक है, तो बगैर स्ट्रैटेजी के उसमें कूदना खतरे से खाली नहीं होता है। बट यहाँ पर वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजीज होती है उनके बारे में, उनके पास, तो वो लोग उसमें डिप्लॉय करके एक अच्छा खासा वो लोग अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि स्टडी ग्रोथ म्यूचुअल फंड में चाहिए, उसमें हाई रिटर्न्स चाहिए, ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है, हायर रिटर्न्स होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे लो रिटर्न्स होता है, ठीक है, कंपेयर करोगे तो इनके यहाँ पर लो रिटर्न होता है, ठीक है। अभी आता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ठीक है।
तो जब मैं मैनेजमेंट एंड ओनरशिप के बारे में बात करूं तो यहां पर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, जो फंड हाउस होते हैं, यहां पे फंड मैनेजर, कोई ओनरशिप नहीं है, ठीक है। यहां पर भी फंड मैनेजर होता है तो उनका भी कोई ओनरशिप नहीं होता है, लेकिन यहां पर मैनेजमेंट और ओनरशिप कैसे किया जाता है वो आप देखेंगे। यहां पर क्या होता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या करेंगे, स्टॉक्स कैश वो लोग बाय करते हैं, ठीक है। उनका कोई फंड नहीं होता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जनरली सारे इन्वेस्टर्स लोग हैं, वो लोग अपना पैसा एक जगह पूल करते हैं और वहां से वो लोग बाय करना शुरू करते हैं। जब मैं हेज फंड्स के बारे में बात करूं, ठीक है, हेज फंड्स जब भी होता है तो हेज फंड्स में एक चीज आप देखेंगे कि उनका खुद का पैसा भी होता है, ठीक है, ओन मनी बोलेंगे, ठीक है। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर होता है, जो मैनेज करेगा, उनका खुद का भी पैसा होता है, ठीक है। और वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा लेके उनके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होता है तो ही जाके उसमें वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो खुद का पैसा भी मैनेज करते हैं, दूसरों का भी पैसा मैनेज करते हैं, ऑलराइट। तो अब ये इसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप में ये आ गया। अभी आता है रेगुलेशंस, ठीक है, रेगुलेशंस। तो अगर यहां पे मैं बात करूं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में आप देखोगे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं उनके साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए म्यूचुअल फंड स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है, ठीक है। सेबी के कुछ गाइडलाइंस और रूल्स और रेगुलेशन है, चाहे वो फीस को लेकर, चाहे किसी चीज को भी लेकर, बहुत ही ज्यादा रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और सेबी जितने भी गाइडलाइंस देती है उनको थॉरली फॉलो करने पड़ते हैं। वहीं पर जब मैं बात करूं हेज फंड्स में, तो वहां पर एक चीज देखोगे कि इंडिविजुअल, हाई नेट इंडिविजुअल आ रहे हैं, उनको रिस्क लेना है, ठीक है। तो लोअर, मैं ये कहूंगा, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहां पर लोअर रेगुलेशंस होते हैं, मतलब वो ज्यादा रेगुलेटेड नहीं होता है, ठीक है। अभी ये होता है कि दो पार्टी के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है तो उसके बेसिस पर वो काम होता है। तो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड वहां पर लोअर रिस्क, लोअर रेगुलेशंस होता है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक करने पड़ते हैं ऑलवेज, ठीक है। और यहां पे जो हेज फंड्स होते हैं ये सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही दिखा सकते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है, तो इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो पब्लिक के लिए नहीं होता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को देते हैं, वो भी ऑन डिमांड, ऑलराइट। यहाँ पर स्ट्रिक्टली वो लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करते हैं, सेबी को भी, और हम देखेंगे जितने भी इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको भी, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली आप देखोगे, इनको बोला जाता है कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अभी वो जो पीएनएल आता है, ठीक है, इक्विटीज जो बाय किए हैं वो, ठीक है, एनएवी जो कैलकुलेशन होता है वो यहाँ पर आपको बताया जाता है, ठीक है। जो भी सेबी के गाइडलाइंस है उनके मुताबिक इनको सारा डिस्क्लोज करना पड़ता है, टैक्सेशन पर्पस के हिसाब से भी। यहाँ पर आप देखोगे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं सिर्फ उनको वो लोग डिस्क्लोज करते हैं, बाकी किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाजार में ये होता है कि कई बार आप देखोगे लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो अनपब्लिश इंफॉर्मेशन होता है वो ये लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। उनके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है तो आप देखोगे कि वैसे भी अनपब्लिश इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करना वो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, तो लोगों के फॉलो करना चाहिए सेबी गाइडलाइंस। तो यहाँ पर दोनों लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करता है, अदरवाइज दे विल फेस स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर की, तो वहाँ इन्वेस्टर के साथ ज़्यादा होता है, यहाँ पूरे पब्लिक को दिखाना पड़ता है, बिकॉज मैं अपना पैसा किसी फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या हो रहा है, उनके फंड्स के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, वो क्या करना चाह रहे हैं वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। अभी आप यहाँ पे देखिए कि फीस कितना होता है, ठीक है। फीस अगर आप मैं देखूं तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं यूजुअली लो फीस होता है, ठीक है, बहुत लो फीस होता है। लो क्यों होता है वो भी देखिए, यहां पर कोई एक इन्वेस्टर नहीं है, यहां पे हजारों इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जो उनका फीस होता है ना वो पूरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं
उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए हमें लगता है कि लोअर फीस है, और वो लोअर फीस ही होता है उन सबके मुकाबले। वहीं पर जब आप हेज फंड्स की बात करो तो यहाँ पे हाई फीस होता है, ठीक है, 20% तक भी जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने 10 करोड़ मैं लेकर गया उनके पास और उन्होंने मुझे 10% रिटर्न दिया, ठीक है, विद इन 6 मंथ, तो इट विल बी अराउंड 1 करोड़, तो उसका 20% एटलीस्ट मुझे देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर 20% रिटर्न अगर मुझे मिला है, ठीक है, 20% रिटर्न अगर मुझे मिला है तो 10 करोड़ का मुझे कितना हो गया, 2 करोड़, तो 2 करोड़ का मुझे इनको 20% देना पड़ेगा, तो वहाँ पर 40 लाख मुझे उनको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब 20% मैंने एक जस्ट एजम्पशन लिया है, ठीक है। ये इन्वेस्टर्स और आप देखोगे जो फंड मैनेजर तो उनके बीच की कहानी होती है, वो लोग किस पॉइंट पे अग्री करते हैं वो वहाँ की बात होती है, ठीक है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, बट अगर कंपेयर टू म्यूचुअल फंड करेंगे तो हेज फंड पे जनरली फीस बहुत हाई होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने फीस को देख लिया, ऑलराइट। अभी देखते हैं लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी आप देखोगे जो म्यूचुअल फंड्स का होता है, अभी जैसे इसमें ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम होती है, तो उसको बाद में लिस्ट करना पड़ता है, ठीक है, मैच्योरिटी के बाद। तो वहां पर वो क्या करता है, एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। तो लिक्विडिटी ऑलवेज डिपेंड करता है कि वहां पर बायर एंड सेलर कैसे हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली जो हेज फंड्स होते हैं उनका भी जो लिक्विडिटी रहता है, जनरली आप देखोगे कि लिक्विडिटी वो लोग काफ़ी लो या फिर हाई अपने रिस्क के हिसाब से वो लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की बात करूं तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जैसे होते हैं, जो भी क्लोज एंडेड फंड होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं। वहां पर जब मैं हेज फंड्स की बात करूं तो वो लिक्विडिटी के मामले में काफ़ी सिक्रेसिव होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम ये कहेंगे कि लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, ऑलराइट। तो यहाँ पर फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आप देखोगे म्यूचुअल फंड में, ठीक है, म्यूचुअल फंड तो पूरा फंडामेंटल बेसिस पर ही होता है, ठीक है, तो फिर भी वो लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। बट जब मैं हेज फंड्स के बारे में बात करूं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थॉरोली यूज़ किया जाता है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है, अंडरलाइंग स्ट्रैटेजीज होती है, स्टॉक के लिए होता है, तो उसके हिसाब से उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड और हेज फंड में डिफरेंस क्या है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप चुन सकते हो कि आपको किस में जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हाई नेट इंडिविजुअल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको दोनों में जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी कह रही है स्टडी ग्रोथ एक मिलता रहेगा और एक कुछ अमाउंट ऑफ एग्रेसिव ट्रेडिंग में कर सकते हो, तो हेज फंड में भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी ये होता है कि मान लीजिए कि हम हेज फंड में नहीं जा सकते, हमारा नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उनके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे वो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप एग्रेसिव ट्रेडर बनने तक जाइए, पहले कंजर्वेटिव ट्रेडर रहिए, ठीक है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करेंगे क्योंकि वो लोग एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, तो आपको भी कुछ स्ट्रैटेजी आना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको इंट्राडे, पोजिशनल, ऑप्शन, एवरीथिंग आपको मिलेगा, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा एनालिटिकल टूल है, आप खुद से एनालिसिस करके यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कुछ हमारा सेटअप फॉलो कर सकते हो। मैंने बहुत सा वीडियोस बनाया है सेटअप्स पे, आप बारी बारी हर एक को एनालाइज करके आप एक अपना खुद का सेटअप बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात कहूँ डेटा के बारे में, तो ट्रैक में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूचर डेटा मिलेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन डेटा मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर ट्रिगर्स, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, इनको यूज करके आप इंट्राडे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे ट्रिगर्स है, यूजुअली इंट्राडे के लिए यूज होता है, यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया जाता है। इसके बारे में भी ब्रीफ वीडियो है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मुझे फ्यूचर के हिसाब से देखना है, मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में जाके मैं इंट्राडे के हिसाब से स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों दिखेगी, ठीक है। सिमिलरली साइकिल में जाके मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक में क्या साइकिल चल रहा है, ठीक है। एक मुझे ब्रॉड व्यू देखने को मिलता है। अगर हमें यहाँ पर देखना है कि उसका व्यू, जो स्टॉक का व्यू जो है, मतलब हमें एक व्यू बनाना है कि स्टॉक अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, तो बहुत सिंपल है।
यहाँ पे रीडिंग में जाके लॉन्ग अनवाइंडिंग सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, वो आपको ब्रॉडर व्यू बताएगा। ऑलराइट, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर डेटा चेंज होगा, आपको बताया जाएगा। अगर शॉर्ट वाला देखना है, नीचे की ओर जा रहा है, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग देखिए, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से भी आपको यहाँ पर डेटा दिखेगा, आप बारी बारी अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। अभी इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में देखना है तो फ्यूचर वाइज हिस्टोरिकल में जाइए, यहाँ पर आपको डेली बेस पर एक पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चल रहा है, फ्यूचर डेटा कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो इससे मुझे डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर मैं पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो यहाँ पर मेरे पास और भी टूल है, जैसे रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, जो मुझे स्टॉक का जो हम ये कहेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग जो मुझे करना, होल्ड करना है, तो मैं इसके हिसाब से कर सकता हूँ। सिमिलरली ट्रेडिंग में जाके बाय लो टूल है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक का मुझे लोवेस्ट स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, तो मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर ऑप्शन स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, अगर मैं एक स्कैल्पर हूँ तो स्कैल्पिंग के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसमें जाके मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में देख सकता हूँ। वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग करना है तो वॉल ट्रेडर यूज करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर वोलेटिलिटी आपको चेक करना है तो एनालाइज में जाके आप IV चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरे स्टॉक का वोलेटिलिटी मालूम पड़ेगा, ठीक है। इंडिविजुअल स्टॉक का भी वोलेटिलिटी आप चेक कर सकते हो। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑप्शन और डेरिवेटिव दोनों में बहुत काम आता है, जहाँ पे मैं अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया कि हम हाई नेट इंडिविजुअल नहीं है तो मैं कैसे कॉन्सेप्ट का टूल यूज करके उनके राह पे चल के एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ। सिमिलरली मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन हेज फंड्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।